निफ्टेंस में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का इंट्रोडक्शन, उसमें सारी स्थिति बताई गई थी। और अब आज हम लोग लेने जा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का सेकेंड लेक्चर, जिसका नाम है आज के टॉपिक का जर्नल एंट्रीज ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब जब हम डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे होंगे, जब हम रिडेम्पशन कर रहे होंगे डिबेंचर का, तो रिडेम्पशन के टाइम पे हम लोग जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिडेम्पशन ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, और उसके बाद फिर यहाँ पर है एक पॉइंट देख लीजिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो सबसे पहले कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ पर कि सर आपने तो कहा था कि लास्ट लेक्चर में कि डिबेंचर का रिडेम्पशन डिस्काउंट पर हो ही नहीं सकता है, तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट क्यों लिखा जा रहा है। ये एक्चुअल में एक्सेप्शनल केस है, हम इसको आगे डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है ना। एक्सेप्शनल है। वास्तव में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डिबेंचर का रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होता है, तो आप कहोगे नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में डिस्काउंट का सेंस क्या है, हम इसको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, अभी करेंगे, आज ही करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिडेम्पशन के एंट्रीज को समझने से पहले एक बात समझिए कि हम रिडेम्पशन कैसे करेंगे डिबेंचर का, ये बात हमें इशू के टाइम पे ही जर्नल एंट्रीज में मेंशन करना होता है। कहां पर? इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम पे ही हमें चीजों को मेंशन कर लेना होता है। यही वजह है कि इशू ऑफ डिबेंचर में इन पॉइंट्स को आपको दर्शाया नहीं गया है। मैं नॉर्मली बच्चों को यहीं पर आकर, इस बीच पॉइंट में आकर पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का इंट्रो दे देता हूं, फिर मैं बच्चों को वो पॉइंट समझाता हूं ताकि उनको समझ में आ जाए। अब है क्या, देखो, जब आप डिबेंचर को आप जारी करते हो एट पार तो मामला बिल्कुल सीधा सीधा रहता है। लेकिन जब आप जारी करते हो एट पार और रिडेम्पशन करना होता है एट प्रीमियम, तो मामला चेंज हो जाता है। मैं एक एक करके केसेस समझाता हूं, मैं आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट केसेस में हम बात करते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं केस, पहले मैं बताऊंगा और फिर इसके बाद दोनों स्थिति में जर्नल एंट्री कैसे होनी है ये समझाऊंगा। सपोज आपने इशू किया 100 में और रिडेम्पशन कर रहे हो 100 में। केस नंबर 1। तो अगर इशू कर रहे हो, आप ध्यान से समझिएगा, आप इशू कर रहे हो डिबेंचर को कितने में? 100 में, और वापस भी कितना करने वाले हो? 100। तो यहां पर बात क्लियर है, एकदम स्पष्ट बात है। जानते हो क्या? इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार, मतलब कोई ज्यादा और कम की बात नहीं है। तो मामला यहां पर सीधा सीधा है। मैं आपको फाइनल एंट्री दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसे केस में आप इशू की एंट्री क्या करोगे? ध्यान से देखिए, ऐसे केस में आप इशू की एंट्री क्या करोगे और रिडेम्पशन की एंट्री क्या करोगे, ये समझाऊंगा मैं पहले आपको। जब आप एट पार जारी कर रहे हो ना, तो सीधे सीधे फाइनल एंट्री क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए एंड टू, मान लो डिबेंचर है 10% सभी केसेस में, तो टू 10% डिबेंचर कितना? 100। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन चूंकि हम एट पार वापस कर रहे हैं, 5 मिनट पेशेंस रखिएगा तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। तो चूंकि हम एट पार जारी कर रहे हैं और रिडेम्पशन भी एट पार है, मतलब कि 100 रुपए में जारी कर रहे हैं और 100 रुपए ही वापस करेंगे, मामला एकदम सीधा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो रिडेम्पशन के टाइम पे सिंपल एंट्री क्या करेंगे? 10% फाइनल एंट्री बता रहा हूं मैं, 10% डिबेंचर डेबिट कितना? 10, 100 एंड 2 पैसा लौटाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 100। इसमें कोई शक है क्या? मेरे ख्याल से कोई शक आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब मैं केस नंबर 2 समझाता हूं। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब हम डिबेंचर वापस करेंगे, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैं बता चुका हूं, तो भाई पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा, और जिस डिबेंचर को वापस कर रहे हैं आप उसे समाप्त करेंगे।
तो डिबेंचर क्रेडिट रहता है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे, बात खत्म। ओके, अब अगली बात क्या है, हमने इशू किया 100 में और वापस करेंगे 110। देखो 100 ये इशू है और वापस कितना करेंगे 110। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको लगेगा सर इशू की एंट्री तो नहीं बदलेगी, रिडेम्पशन के टाइम पे देखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में यहीं पर क्लियर हो जाएगा। इशू कितने में कर रहे हो एट पार, और वापस कितना करने वाले हो 110, मतलब 100 में इशू कर रहे हो और वापस करोगे 110। एक बात आपको मालूम है ना कि 10 रुपए का लॉस लग गया यहां पर। अरे यस है नो, ये लॉस लगा नहीं लगा, 100% ये क्या हो गया, लॉस लग गया। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से समझिए। यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, आप लेते समय ले रहे हो 100 और प्रॉमिस कर रहे हो कि हम आपको लौटाएंगे कितना 110। भले ही तुम प्रॉमिस कर रहे हो फ्यूचर के लिए, लेकिन तुम्हें लॉस आज ही मान लेना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंसी का एक प्रिंसिपल है ये कि फ्यूचर लॉस को अभी का लॉस मानो। अगर तुम्हें लग रहा है तो यहां तो तुमने सीधे सीधे प्रॉमिस किया है कि भाई तुम्हें 10 रुपए ज्यादा लौटाएंगे, तो इसका मतलब लॉस आपने लगा लिया कितने का 10 रुपए का। गौर कीजिए, लेकिन आपकी लायबिलिटी कितने की बन गई 110। लायबिलिटी कितने की बन गई, लौटाते समय उसको लौटाओगे कितना 110 और लिए हो कितना 100। तो अब लेते समय ही देखो, इशू करोगे जब ना, तो जब पैसा तुम 100 रुपए रिसीव कर रहे हो ना, उसी समय उस लॉस को भी तुम्हें दर्शाना पड़ेगा। तो जो लॉस फ्यूचर में होने वाला है, मान लीजिए आप डिबेंचर होल्डर्स को आपने कहा कि हम तुम्हें 5 साल में 110 लौटाएंगे, तो 10 रुपए का लॉस हुआ ना, इस लॉस को आप इस वक्त इशू करते समय ही मेंशन करोगे, ये याद रखना। और देखो, अब मैं आपको इशू की एंट्री बता रहा हूं। इशू करने की एंट्री क्या होगी समझिए, और रिडेम्पशन करते वक्त एंट्री क्या होगी, एकदम ध्यान से देखना। इशू करते के टाइम एंट्री होनी है बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है आपके पास बोलिए 100। पैसा कितना आया 100। लेकिन नुकसान जो हुआ ना, वो तो लॉस हुआ, तो लॉस तो डेबिट होता है। तो अब आपको यहां पे लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना 10। देखो, अगर प्रीमियम पर तुम पैसा लौटाने का वचन दे रहे हो, तो ये एंट्री कब होगी, इशू के वक्त ही एंट्री हो जाएगी इस लॉस की, या इस लॉस की एंट्री रिडेम्पशन के वक्त करें। बोलो, आपका दिमाग कहेगा जब नॉर्मली कि सर ये तो लॉस रिडेम्पशन के टाइम पे कर लेते तो अच्छा होता। नहीं, फ्यूचर लॉस को अभी से लॉस मानो, क्योंकि ये बात क्लियर कर दिया आपने कि 10 रुपए ज्यादा लौटाओगे तो 10 रुपए का तुम्हारा लॉस हो गया, तो दैट लॉस विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ये याद रखना है। और यही क्वेश्चन जो पिछले चैप्टर में आप देखोगे इशू ऑफ डिबेंचर में, तो वहां पर ये चीजें दी गई होती हैं। तो लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर को आपने डेबिट कर दिया, लेकिन डिबेंचर को ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे दिखाओगे, तो लिखोगे टू 10% डिबेंचर कितना 100। लौटाने वाले हो 110, यह पता है हमें, लेकिन डिबेंचर को हम 100 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं 100 से कम पे लिखेंगे। डिबेंचर जो क्रेडिट होगा बुक में जाकर, वो ऑलवेज 100 से होगा, इस बात को कंफर्म कर लीजिए। यही बात मैंने शेयर के लिए भी बताया था कि भले ही तुम शेयर को प्रीमियम पे जारी कर रहे हो, लेकिन शेयर कैपिटल को आप नॉमिनल वैल्यू पे ही दिखाओगे, तो वो नॉमिनल वैल्यू, तो ये 10 रुपए से घट रहा है ना, ये तभी जनरल एंट्री कंप्लीट होगा। तो आप क्या लिखोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां डेबिट हो गया 10 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और क्रेडिट हो गया 10 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये जो लॉस है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये एक्चुअल में लॉस है, इसलिए हमने डेबिट किया। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट क्यों किया, इनकम मान कर देखो, क्रेडिट दो ही चीजें होती है, या तो इनकम या लायबिलिटी। डेबिट दो ही चीजें होती है, एक्सपेंस उसी का कैटेगरी में आ जाओ, लॉस या फिर एसेट्स।
इस लॉस को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि लॉस है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर इस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी है। तो टोटल लायबिलिटी हमारी कितनी बन गई? 110। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम? ये किस वक्त की एंट्री है बताना? इशू करते टाइम की एंट्री है क्या ये? 100% ना। तो जब हम इसका रिडेम्पशन कर रहे होंगे, इसी केस का रिडेम्पशन समझा रहा हूं मैं आपको, जब हम ऐसे वाले डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे होंगे, मतलब हम कितना पैसा लौटा रहे होंगे बताना? 110 लौटा रहे होंगे। तो रिडेम्पशन के टाइम पे एंट्री क्या करेंगे ये जानने की जरूरत है। एम आई राइट? तो गौर कीजिए। अब हम पहले तो इस 10%, देखो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 100। ये हो गया डेबिट। और इसको भी लाकर हम क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? या 10% कैन बी मेंशन कितना? 10। एंड टू बैंक कितना बोलो? 110। हालांकि इसकी दो एंट्री भी कर सकते थे, लिखते टू डिबेंचर होल्डर 110 और फिर अगली एंट्री में लिखते डिबेंचर होल्डर 110, टू बैंक कितना? 110। अब होता क्या है कि डायरेक्ट रिडेम्पशन पर जब ये वाली एंट्री बताते हैं बच्चे को, तो बच्चे सोचते ये है कि सर ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहां से आ गया? कंफ्यूजन की बात होती है ना। लेकिन एक्चुअल में ये जिसको अभी हम रिडेम्पशन के टाइम पे डेबिट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में क्रेडिट किस वक्त हो चुका होता है? किसके टाइम पर? इशू के टाइम पे। वेरी गुड। तो गौर कीजिए, अगर आप एट पार जारी कर रहे हो और एट प्रीमियम वापस कर रहे हो, तो आपकी जर्नल एंट्री ये वाली होनी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं। अब आइए फिर से हम एक और केस लेते हैं। बस यही चीज मैं एक साथ दोनों चीजों को बता रहा हूं, और मैं जनरली इसीलिए मैंने क्या कहा, इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ाने के बाद और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के इंट्रोडक्शन के बाद ही ये जर्नल एंट्री सिखाता हूं मैं। पिछले चैप्टर में ये एंट्री मैं सिखाता ही नहीं हूं, क्योंकि उसको समझ में आएगा ही नहीं। अब आइए मैं एक नया केस दे रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है कि डिबेंचर को आप जारी करो 110 में और लौटाओ 110? अरे इधर वाला इशू है, इधर वाला रिडेम्पशन है, ये समझ में आएगा ना? ये है इशू और ये रिडेम्पशन, ये पॉसिबल है। अब यहां पर फिर मजा आने वाला है। आपके पास पैसा कितना आएगा? फाइनल एंट्री, इशू के टाइम की फाइनल एंट्री बताओ। इशू के टाइम की फाइनल एंट्री बताओ। पैसा कितना आएगा तुम्हारे पास? क्योंकि तुम प्रीमियम पे वापस भी कर रहे हो और प्रीमियम पे लौटाओगे भी, तो कहोगे बात हो गया बराबर? जी नहीं, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी मेंशन करेंगे और लॉस भी मेंशन करेंगे और साथ में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी मेंशन करेंगे। फुल माइंड होकर देखो। पहले सोचो तुम्हारे पास पैसा कितना आया। ये एंट्री इशू के वक्त की है, रिडेम्पशन के वक्त की नहीं है, ध्यान रखना। पैसा कितना आया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 110। यस या नो? चूंकि तुम 10 रुपए नुकसान लगाने वाले हो क्या? अब तुम कहोगे सर नुकसान लगा कहां? आपने 110 लिया और 110 लौटा रहे हो, तो नुकसान तो नहीं लगा ना? लगा। हम इसको दोनों बात मानकर चलेंगे, 10 रुपए का नुकसान भी हुआ और 10 रुपए का फायदा भी हुआ। नुकसान, इस फायदा पहले समझो, फायदा इसलिए हुआ कि इस वक्त 10 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, नुकसान इसलिए हुआ कि लौटाते समय 10 रुपए ज्यादा लौटा रहे हैं। तो यहां पर हमें फायदा को भी लिखना है और नुकसान को भी लिखना है। हम चाहते तो दोनों को इग्नोर कर देते, लेकिन ऐसा करेंगे तो ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि इसमें प्रीमियम कितना है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम कितना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हम दोनों को मेंशन करेंगे। कूल माइंड होकर समझिए। यहां पे लॉस लगा है 10 का, आया ना? यस लगा। तो हम यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। LOID का मतलब समझ जाओगे आप? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डेबिट कितना? 10। अब कंसेप्ट ध्यान रखना। अब हम लिखेंगे टू 10% डिबेंचर्स। टू 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर को ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे ही लिख सकते हैं, चाहे स्थिति कुछ भी हो। एट पार में तो लिखते ही हैं, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, दोनों केसेस में हम कभी भी डिबेंचर को नॉमिनल वैल्यू पे भी ही लिखेंगे। इसको हम ज्यादा या कम नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बीच में मैं बता देता हूं। 10% डिबेंचर का मतलब होता है कि हम 10% ब्याज देंगे आपको। 9% डिबेंचर का मतलब हुआ कि 9% ब्याज देंगे।
12% का मतलब हुआ 12% ब्याज देंगे। तो अब एक बात बताओ, यहां पर जो इंटरेस्ट देंगे 10%, 100 पे या 110 पे? 100 पे। इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू ओनली। आप सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पे दोगे, जो फेस वैल्यू है उस पे दोगे, ना ज्यादा पे ना कम पे। अब आइए, एक बात तो और है ना कि फायदा भी हुआ है क्या? फायदा हुआ है ना? कितने का? 10 रुपए का। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना? 100। लेकिन अभी गौर कर रहे हो आप, अगर कॉमन सेंस लगाओ तो यहां पर 120 है, यहां पर अभी 110 ही हुआ है, क्या छूट रहा है? लगाओ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, 10 रुपए की लायबिलिटी भी तो बन गई है ना। तो आप क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम, सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। POROD समझ गए? शॉर्ट फॉर्म समझो। देखो, LOID का मतलब है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब हम DOID यूज करेंगे मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और यहां पर क्या है? POROD का मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये किस वक्त की एंट्री है डियर? ये किस वक्त की एंट्री है? इशू के एंट्री है, इशू के टाइम पे एंट्री है। अब आइए मैं आपको रिडेम्पशन के टाइम की एंट्री समझाता हूं, मजा आएगा आपको। अभी ये तो इशू के टाइम की एंट्री हो गई। अब रिडेम्पशन के टाइम पे हमें कितना पैसा लौटाना है? बोलो। 110। पक्का ना? तो इसको डेबिट करोगे, ध्यान से देखिए, यहां आप इसको डेबिट करोगे क्या? ये क्रेडिट हो चुका है, हाँ या ना? तो आप डेबिट क्या करोगे? बोलो। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 100। फिर इसे भी डेबिट करोगे क्या? सॉरी, इसे डेबिट करोगे क्या? लेकिन क्या इसे डेबिट करोगे? नहीं, ये तो ऑलरेडी पैसा आ चुका है ना, इसको डेबिट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो अमाउंट एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में गया तो फिर गया, उसको छोड़िए, डेबिट तो इसे करेंगे ना। और क्या करेंगे? बोलो बोलो। POROD। इसका फुल फॉर्म बताओ। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोलो फिर से, बोलो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना? 10। देखो, जो प्रीमियम आप लेते हो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जब आप जिसे लौटाने वाले हो वो लायबिलिटी है, इसलिए हम उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों को अलग अलग किया जा सके इसलिए कितना? 10। टू बैंक, बोलो टू बैंक कितना? बोलिए बोलिए। 110। यहां पर अभी हम 2 in 1 काम कर रहे हैं। पिछले चैप्टर का जर्नल एंट्री मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दोनों जर्नल एंट्रीज को आप एक साथ सीख रहे हो। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं साइड हो जाता हूं। अगर किसी स्टूडेंट को यहां से स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो लेना है, ले सकते हैं आप इस बात की, क्योंकि मैं इसको मिटाकर फिर आगे बढ़ूंगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। हम इसको यहां से हटाएंगे अभी, और फिर हम दूसरे केसेस पे आपको लाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे केसेस है, बस मैक्सिमम हो गया है, बस थोड़ी सी देर और ध्यान देंगे। इस स्लाइड में जो हमने यहां रिकॉर्ड किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, फिर अगले सेकेंड आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में यहां पर ये एंट्री ऐसे क्यों की गई है। नॉर्मली कुछ चीजों को मैं डिफरेंट वे में करता हूं स्टूडेंट के दृष्टिकोण से, कि जब मैं स्टूडेंट था तो हमें कहां परेशानी आती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूं कि ऑब्वियसली आपको भी ये परेशानी आती होगी, तो मैं उसका सॉल्यूशन लेकर काम करता हूं। नॉर्मली मैंने इससे पहले भी कहा, शेयर डिबेंचर का डिफरेंस बच्चों को बताया जाता है, इक्विटी शेयर प्रिफरेंस का डिफरेंस अलग बार बताया जाता है। लेकिन नॉर्मली आप नहीं देखोगे कि एक ही लेक्चर के अंदर शेयर, इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस मिल जाए, क्योंकि जब तक तीनों को एक साथ लाया नहीं जाता है बच्चे ऑलवेज कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसलिए जब तक इस एंट्री को इस तरह ना बताया जाए तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। दोनों एंट्री एक साथ। चलिए अब आइए हम मान कर चलते हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना कि डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी जारी किया जा सकता है, हाँ या ना? अरे मालूम है ना? तो चलो, इशू किया 90 में और वापस कर रहे हैं 100, इज इट पॉसिबल? हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसे केस में इशू करते वक्त एंट्री क्या करेंगे, आइए चेक करते हैं।
नॉर्मल एंट्री मालूम होगा आपको। सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, बोलो बोलो, 90। अब इसको क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसको डिस्काउंट बोलेंगे, समझिए। जब हम इशू करते वक्त नुकसान सह रहे हैं ना, मतलब कम प्राइस पर जब दे रहे हैं ना, ये भी नुकसान है, बट फॉर दिस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी डेबिटेड। बट जब हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें लौटाएंगे ज्यादा, अल्टरनेटिवली ये भी नुकसान है ना, नहीं दोनों नुकसान कंपनी का ही है, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ताकि क्लियर हो सके कि लॉस है मतलब रिडेम्पशन के टाइम वाला है, और अगर डिस्काउंट है तो जारी करते टाइम वाला है। समझ में आ रही बात। तो यहां पर 2 क्या लिखोगे, यहां पर 10 ना, 2 क्या लिखने वाले हो, 10% डिबेंचर, कितना, 100। एनी प्रॉब्लम। अब गौर कीजिए, इशू करते वक्त क्या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हुआ है, क्या इशू करते वक्त प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हुआ है, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अगर हुआ होता तो दिख रहा होता यार, नहीं हुआ है ना, इसका मतलब रिडेम्पशन के टाइम पे वो डेबिट भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, हमें लौटाना है 100, तो यहां पे रिडेम्पशन के टाइम पे एंट्री होनी है, क्या एंट्री होनी है, दिस 10% डिबेंचर विल बी डेबिटेड, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, बोलो बोलो, 100। टू बैंक क्या लिखोगे, बोलिए, टू बैंक 100। पैसा तो 100 ही लौटाना है ना हमें, मैंने 50 बार कहा है, शेयर होल्डर्स को, है ना, एक एक्सेप्शनल केस है ओन परचेज ऑफ डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट या परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, वो एक अलग केस है। डिबेंचर होल्डर्स को डायरेक्टली हम कभी भी नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं लौटाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या ये पॉसिबल है, ये समझ में आ गया। अब आइए एक और केस दिखाता हूं मैं आपको, 1-2 और केस दिखाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह। थोड़ी सी देर पे सेंस रखना है बस। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि हम जारी करें 90 में और लौटाएं 110? सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन यहीं पर होती है, बच्चों को होती है, मैंने ये सबसे टफ पॉइंट है। हम इसको कुछ इस तरह से बताएंगे कि आप समझ जाओगे। अच्छा ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, यस या नो, ये भी पॉसिबल। अच्छा बताओ ना, देख कर यहां पर नुकसान कितने का हो रहा है, यहां पर 20 का कि 10 का, 90 ले रहे हैं, 110 लौटाने की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताना यहीं पर कि ये जो 10% हम इंटरेस्ट देंगे किस पर, 90 पे, 100 पर या 110 पर, ऑलवेज 100। समझ में आ रही बात। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब इशू करते वक्त ही एंट्री मजेदार होने वाली है। रिडेम्पशन के टाइम की एंट्री नॉर्मली इजी हो जाती है, मेन है इशू के टाइम पे एंट्री। ध्यान देना कि जब हम देखो इशू कर रहे हैं 5 साल पहले और रिडेम्पशन कर रहे हैं 5 साल बाद, मतलब ये अगर आज इशू कर रहे हैं तो 5 साल बाद रिडेम्पशन करेंगे, समझ रहे हो। तो 5 साल पहले ही हम एंट्री कर लेते हैं, और क्या वो उस टाइम के लॉस को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पे डिस्काउंट भी है और लॉस भी है, क्या बोलो, यस या नो। यहां पे डिस्काउंट भी है और लॉस भी है। चलिए पैसा कितना आया ध्यान दो, फुल माइंड होकर देखना है इसको। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, पहले पूरी बात देख लेना फिर डिसाइड करना। कुछ बच्चे क्या ना पहले से कहीं देखकर होते हैं, वो टेंशन में आ जाता है कि अच्छा ऐसा तो नहीं होना चाहिए होगा, तो पहले पूरा कंफर्म कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, पैसा आया कितना तुम्हें, 90। अब देखना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना, 10। इसमें कोई शक है क्या, तो जारी करते समय 10 का नुकसान हुआ। अच्छा लॉस भी तो है यहां पर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना, समझ में आ रहा है, कोई शक। लेकिन 2 इशू करते वक्त की एंट्री है, तो 10% डिबेंचर कितना, 100। डिबेंचर डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू से होगा, ये दिमाग में सेट कर लो। एंड 2 लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना, 10।
एंट्री, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पर एक नहीं है कि जहां पर लॉस और डिस्काउंट दोनों हो, समझिए, जिस केस में लॉस और डिस्काउंट दोनों हो तो दोनों को आप लॉस मान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात? दोनों को क्या मान लेंगे हम? लॉस। फिर डिस्काउंट को हटा देंगे तो यहां से डिस्काउंट हट जाएगा और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा? 20। अगर मैं इसको लिख कर नहीं बताता तो आप टेंशन में आ जाते ना। तो ये तभी करेंगे जहां पे लॉस भी और डिस्काउंट भी हो। समझ में आ रही बात? लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सिर्फ कितना से क्रेडिट होगा? 10 से क्रेडिट होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये बात समझ में आ गई है ना तो इसको हम इजिली यहां से हटा सकते हैं और बार बार आप बाद में जाकर इसे चेक भी कर सकते हैं। ये हो गई एंट्री। तो फाइनली बैंक अकाउंट डेबिट 90, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 20, 10% डिबेंचर 100 एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 10। ये किस वक्त की एंट्री थी? अब देखो, आपको महसूस हो रहा होगा कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री क्या होगी। अब यहां पे रिडेम्पशन करना है, निश्चित तौर पे ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना हो गया दोनों मिलाकर? 110। और क्रेडिट क्या होगा? बैंक। अगर 2 एंट्री करते हो तो 2 डिबेंचर होल्डर, अगली एंट्री में डिबेंचर होल्डर 2 बैंक। एम आई राइट? तो एंट्री बताओ रिडेम्पशन के टाइम पे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 100। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना? 10, 2 बैंक 110। इतने केसेस को अगर आपने समझ लिया ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम 100% आपका कंसेप्ट क्लियर है। समझ रहे हो? अब कुछ एक आध केस और आएगा तो आप इजीली उसको देख लोगे, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर इसको अभी आप अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं साइड हो जाता हूं ताकि वो इवैल्यूएशन कर सके या आप कॉपी पे लिख के आप चेक कर सके। सारे केसेस को एक साथ ले आना और इसके बाद और कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मैंने आपको लगभग केस समझा दिया है, लगभग। और बाकी जो भी दिक्कत एक आध केस है भी तो आपको कोई परेशानी अब नहीं होना है। डन? चल अब देखो ये वाला तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है वही हमने एक फाइनल एंट्री को 2 बार करके दिखाया है, डिबेंचर होल्डर को बीच में ले आए हैं। समझ में आ रही बात? ना समझे क्या तुम लोग? यहां ध्यान दीजिए, डिबेंचर होल्डर डिबेंचर, वरना फाइनल एंट्री क्या है? डिबेंचर। अब यहां पर क्या कह रहा है सुनो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट पार। जब आप एट पार लौटा रहे हो तो सिंपल एंट्री डिबेंचर यहां पे पहले दिखा देता हूं मैं। पहले डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, यहां पर 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है ना? 2 बैंक 100। बस यही एंट्री होगी ना फाइनल, जो मैं अभी बता रहा था। किसी को प्रॉब्लम हो तो बैक जाकर फिर से एक बार देख लो, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टूडेंट को। मैं अपने पढ़ने के जमाने में इसको मैंने पहली बार पढ़ा था ढंग से, CAP1, दैट इज जो अभी का फाउंडेशन है उसके दौरान, तो वहां पे दिक्कतें आती थी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अरे आया समझ में? ठीक है। अब हमने इसी एक एंट्री को 2 एंट्री करके दिखाया है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स ड्यू करने की। अगली एंट्री में फिर कर दिया इस डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट और टू बैंक क्रेडिट। तो यहां पर लिखेंगे 100, 100, 100। अब ये डिबेंचर होल्डर डेबिट और डिबेंचर होल्डर क्रेडिट और डेबिट कट जाएगा, तो फाइनल एंट्री क्या आ गया? डिबेंचर टू बैंक। समझ में आ गई बात? ये तो एट पार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिमाग कहां पे लगाना है? एट प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे नॉर्मल होता नहीं है, सिर्फ प्रीमियम पे दिमाग लगाते रहिए। सुने, अब अगर तुम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम कर रहे हो, यहां पे तो कम केस है, मैंने वहां पे बहुत सारे केसेस बैक लाकर समझा दिया आपको। तो यहां पर देखिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, मतलब कि जो ड्यू करने के लिए, ध्यान दो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? ध्यान दीजिए ना, कितना? 100। प्रीमियम एडिशन ऑफ डिबेंचर कितना? बोलो 10। आगे बात वहीं पर। अच्छा, ऑलवेज 10 नहीं होता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो ये जो प्रीमियम एडिशन ऑफ डिबेंचर अब डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये डेबिट क्यों हो रहा है अभी आपको समझ में आ गया होगा। अरे यार समझ में ना, क्योंकि ये एंट्री हम किस वक्त की कर रहे हैं? रिडेम्पशन के टाइम की एंट्री कर रहे हैं ना। तो इशू के टाइम पे हमने इसकी एंट्री क्या किया होगा आपको मालूम है?
इशू के टाइम पे इसकी एंट्री हमने क्या किया होगा बताएं? इशू के टाइम पे हमने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना 10, 2 डिबेंचर्स कितना 100 एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना 10। इशू के टाइम पे ये एंट्री किया होगा हमने, इसीलिए हम इस दोनों को लाकर क्या कर रहे हैं, यहां पर डेबिट कर रहे हैं, फिर डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट करके फिर अगली बार में डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक कर रहे हैं। पिछली बार एंट्री जो स्लाइड पे मैंने आपको एंट्री समझाया, हम इसको डायरेक्ट बैंक लिख रहे हैं, अब डिबेंचर होल्डर को एक बार क्रेडिट करके डेबिट कर लेना। मेरे ख्याल से मुद्दा 100% समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब यहां पर एक पॉइंट है, इसको कंफर्म करवा देते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। वैसे ये होता नहीं है, तो फिर लिखा क्यों हुआ है? क्यों में देखो होता क्या है, जब हम ओपन मार्केट से अपने ही डिबेंचर को खरीदते हैं तो नॉर्मली ऐसे डिबेंचर को डिस्काउंट पे खरीदेंगे, हम कहां उसको प्रीमियम पे जाएंगे खरीदने। एक बात बताओ, हमें पता है कि इस डिबेंचर के अगेंस्ट हमें 100 रुपये लौटाना है, आज से 5 साल बाद हमें कितना लौटाना है 100, और ओपन मार्केट में वो डिबेंचर 90 में मिल रहा है, तभी तो खरीदेंगे। एम आई राइट? अगर 100 में ही मिल रहा है तो भी मे भी खरीद सकते हैं ताकि इंटरेस्ट बचेगा। तो अगर आपने ओपन मार्केट से खरीदा तो कम पे भी खरीद सकते हो। तो अगर तुमने कम पे खरीद लिया तो इस सेंस में कहते हैं कि हमने डिबेंचर का रिडेम्पशन डिस्काउंट पे कर दिया। वैसे होता नहीं है सीधा सीधा। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि 100 रुपए डिबेंचर को डेबिट करोगे ना, और डिबेंचर होल्डर को कितना देने वाले हो 90, लेकिन जो 10 नहीं देने वाले हो क्या है, या गेन या प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना 10। समझ में आई बात? और इसलिए डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, इसको हमने अलग स्लाइड पे रख के अलग से इसको समझाया, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वैसे ये केस आपको देखने को नॉर्मली नहीं मिलेगा, समझ लो, ये वेरी स्पेशल केस है। समझ में आ रही बात? तो अगर आपसे कोई पूछे पहली बार में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि क्या प्रीमियम, ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब देना है कि क्या डिबेंचर का रिडेम्पशन एट डिस्काउंट होता है, तो आप क्या लिखोगे, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस के लिए हम चीजों को हम ट्रू नहीं कह सकते हैं। जो एक्सेप्शनल कभी कभार होने वाली चीजें हैं हम उसके लिए ट्रू नहीं कह सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत ही डीप एग्जांपल है। क्या मां को अपने बच्चे से नफरत होता है? ट्रू या फॉल्स? आप कहोगे फॉल्स, नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन है कि मां को अपने बच्चे से नफरत होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? फॉल्स, नहीं होता है। 1,00,000 2,00,000 केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है, चाहे मजबूरी कोई सी भी हो, मां कई बार अपने बच्चों को कहीं छोड़कर आ जाती है, तो क्या उसको हम नॉर्मल केस मान लें? नहीं, नॉर्मल तो यही है कि मां को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है। एम आई राइट? मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सेट हो गया होगा। अब ये मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला होता है, लेकिन मेरी नजर में इस सीरीज में तीनों को होना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि आप परेशान ना हो। मेरे ख्याल से अब आपको इशू का, और मतलब कि अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन की बात का केस अगर आता है तो ऐसे एंट्रीज को आपने अब सीख लिया है। अब आप बैक एंड आफ्टर दोनों चीज़ों को जाकर, मतलब आगे और पीछे दोनों को जाकर आप आराम से कंफर्म कर सकते हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।